The original idea of multiplier was given by R.F. Khan. This multiplier was एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट था वो दिया था R.F. खान ने। इन्होंने जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया था वो था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर स्टडी द इफेक्ट ऑफ change in employment on change in income, as per which the change in income happen to be a greater than the initial change in employment। ये बताता है कि जब भी जब इनिशियल चेंज होता है, जब एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है तो उससे मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ होता है इनकम में। तो ये एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट था। यहाँ हम इसके लिए एक इक्वेशन थी, चेंज इन वाई इक्वल टू के चेंज इन मतलब ई, वेयर चेंज इन वाई जो शो करता है चेंज इन इनकम को, और के ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, एंड चेंज इन ई चेंज इन एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि चेंज इन इनकम, जो इनकम में जो चेंज आता है वो मल्टीपल टाइम आता है एम्प्लॉयमेंट में चेंज होने से। तो के ई है जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर को शो करता है। तो लॉर्ड J.M. केन्स ने ये आइडिया बोरो किया था R.F. खान से एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से, और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। द पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिस्ट एक्सटेंडेड द केन्सियन मल्टीप्लायर मीन्ट फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी टू फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर मीन्ट फॉर एन ओपन इकोनॉमी। तो जो पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिस्ट आए, जो केन्स के बाद के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस आइडिया को बोरो किया और फिर इन्होंने फर्दर इसको एक्सटेंड करा और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का ओपन इकोनॉमी के केस में। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज गिवन बाय मिस्टर लैंगथन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। तो इसको एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भी बोला जाता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को। तो अब हम जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या, मीनिंग या कॉन्सेप्ट। It is defined as the amount by which the national income of a country will be raised by a unit increase in the domestic investment of ऑन एक्सपोर्ट। जब भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है एक्सपोर्ट पर इंक्रीज़ होगी तो मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ होगा इनकम में। ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल मल्टीप्लायर काम करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर काम करता है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई तो इनकम भी इंक्रीज़ होगी। एज सेम जैसे ही एक यूनिट मतलब ए यूनिट इंक्रीज़ इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एक यूनिट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होगा तो फर्दर उससे क्या होगी, जो हमारी नेशनल इनकम है, हम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं इसलिए नेशनल इनकम की बात करेंगे हम यहाँ पे। और जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ होगी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपोर्ट पे इंक्रीज़ होने की वजह से। तो एन इंक्रीज़ इन एन as export increase the income of all the people related to export industries। ये कहना चाह रहा है कि जब हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है एक्सपोर्ट पे इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि हम एक्सपोर्ट हमारे हैं वो बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो जितनी भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी इनकम भी रेज़ हो जाएगी। इनकम रेज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रिएट होगी डिमांड। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो जितने भी लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो लोग गुड एंड सर्विसेज की डिमांड करना शुरू कर देंगे। दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मार्शल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी, मार्शल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्शल प्रोपेंसिटी टू सेव और कंज्यूम दो टाइप की कैटेगरी होती है। मार्शल प्रोपेंसिटी टू सेव, हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है, हम कितना हम सेव कर रहे हैं मार्शल, एंड मार्शल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी कंजम्पशन पावर को शो करता है। दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मार्शल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्शल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है, एंड द मार्शल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, हम कितनी हमारी मार्शल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट है, कितना हम इम्पोर्ट करते हैं। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ दीज टू हायर द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। जितनी ही ज़्यादा हमारी सेविंग कम होगी, जितनी ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे या जितना ज़्यादा कह सकते हैं कि हम कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन होगा तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो फर्दर क्या है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में चेंजेस आएंगे और उनकी वजह से क्या होगा, मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ होगा हमारी नेशनल इनकम में। ये इसी चीज़ के बारे में बताता है कि मार्शल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्शल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, इन दोनों चीज़ों पे ही फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करती है। जितना ही इनकी वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर इफ़ एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ करते हैं, मींस एक्सपोर्टर सेल प्रोडक्ट टू फॉरेन कंट्रीज़। अगर हमारे प्रोडक्ट हैं किसी भी कंट्री के, एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब क्या है उसका कि एक्सपोर्ट है
एक्सपोर्टर है वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं फ़ॉरेन मार्केट में एंड रिसीव इनकम, और उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ इनकम मिल रही है। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री हमें पेमेंट करेगी और इससे क्या होगी, इनकम हमें इनकम जनरेट होगी। फॉर मीट फ़ॉरेन डिमांड एंड देन जो फ़ॉरेन डिमांड है, जैसे ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मीन्स फ़ॉरेन डिमांड हो रही है हमारे प्रोडक्ट के लिए। फ़ॉरेन डिमांड को मीट अप करने के लिए जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में लोग काम कर रहे हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ेगी। और जैसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी देन द इनकम ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जो इनकम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस विल रेज नेशनल इनकम इंक्रीज बाय वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो इससे कितने टाइम नेशनल इनकम में भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा जितना की वैल्यू है मल्टीप्लायर की। तो इसे ही फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कहा जाता है। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो एम यहाँ बेसिकली इम्पोर्ट्स को शो कर रहा है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी एस है वो सेविंग को शो कर रहा है। तो इन पे डिपेंड करती है। अब हम एल्जेब्रिकली इन चीज़ों को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम आइडेंटिफाई इन ओपन मार्केट। जो नेशनल इनकम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक इक्वेशन है बाई को हम क्या शो करते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस के इम्पोर्ट। तो वाई यहाँ नेशनल इनकम है, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, एक्स है वो हमारी एक्सपोर्ट है एंड माइनस एम है हमारी इम्पोर्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वाई हमने ये सी है वो इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो ये वाई माइनस का सी हो गया और इक्वल है आई प्लस में एक्स माइनस के एम एज इट इज़। देन वी ऑल नो दैट द इनकम में से जब हम कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेविंग फंक्शन हो जाता है। मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। वाई माइनस के सी हो गया हमारा सेविंग इक्वल्स टू आई इन्वेस्टमेंट प्लस में एक्स हमारे एक्सपोर्ट माइनस के इंपोर्ट। अब सेविंग में हम यहाँ से इस माइनस एम को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो सेविंग प्लस में एम एस प्लस एम इक्वल्स टू आई प्लस में एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहती है कि सम ऑफ सेविंग प्लस इम्पोर्ट, सेविंग और इम्पोर्ट का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट प्लस में एक्स, यानी कि हमारा क्या था एक्सपोर्ट के। इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट का सम इक्वल होना चाहिए सेविंग प्लस इम्पोर्ट के सम के। ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन को शो करता है। देन हम बात करेंगे इन ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओपन इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट की बात होती है। फर्स्ट होती है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड देन दूसरी होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ हम बात करेंगे भी हम पहले से जानते हैं कि सेविंग है वो इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट की, एस इक्वल टू आई। एंड आई को हमने ऑलरेडी ओपन इकोनॉमी में 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आई डी हमारा है जो फंक्शन वो शो करता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को और आई एफ शो करेगा हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सेविंग इक्वल्स टू इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आई डी प्लस में आई एफ जो कि एस के इक्वल होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली सम होती जो डिफरेंस होती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड एंड सर्विसेज का। आई एफ जो इन्वेस्टमेंट है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो इक्वल होती है एक्स माइनस के एम के, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस के इम्पोर्ट के। अब जितनी भी वैल्यूज़ हमारी थी उन सबको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड इंटू फर्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस में एक्स माइनस के एम एक्सपोर्ट माइनस के इम्पोर्ट। जैसे कि आईडी है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग होता है। 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी अभी। देन आईडी इज इक्वल टू आईडी प्लस यानी कि इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक मार्केट प्लस एक्स को हम यहीं रखेंगे, हम इम्पोर्ट्स को उस तरफ सब्स्टिट्यूट इक्वल की दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। एस प्लस में एम हो जाएगा यहाँ पे। तो विच इज़ इक्विलिब्रियम कंडीशन इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी की कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी वो हमारी ये होगी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस में एक्सपोर्ट वो इक्वल होने चाहिए हमारे सेविंग प्लस में इम्पोर्ट्स के। तो फॉर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कोफिशिएंट, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कोफिशिएंट है हमारा के एफ इज़ इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू होती है के एफ इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स
जो हमारा कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लायर का, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का, वो होता है के एफ। इसको एफ से डिनोट करेंगे, के एफ यानी कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। फिर चेंज इन एक्स प्लस इक्वल्स टू चेंज इन एस प्लस में चेंज इन एम। जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी वहाँ वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, बट जो इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू हमने ज़ीरो अज्यूम करी है। ज़ीरो इसलिए क्योंकि हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी। तो चेंज इन एक्स एज इट इज़ इक्वल्स टू चेंज इन एस प्लस में चेंज इन एम इम्पोर्ट हमारा एज इट इज़। अब जो सारी इक्वेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे डी वाई से, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन वाई से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई इक्वल्स टू चेंज इन एस प्लस में चेंज इन एम डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एस प्लस में चेंज इन एम। जो हमारा कोफिशिएंट है मल्टीप्लायर का, उसकी वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये उसकी वैल्यू से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम यहाँ के एफ भी लिख सकते हैं। तो के एफ इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एस प्लस में चेंज इन एम। अब हम इसके अलावा इसको और कैसे लिख सकते हैं, के एफ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई इन चेंज इन वाई को हम क्या कर देंगे, नीचे ले आएंगे और इस सबसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि चेंज इन वाई है वो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन एस प्लस में चेंज इन एम के पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। इसको सेपरेट लिख सकते हैं हम, तो चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई प्लस में चेंज इन एम डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई हमारा क्या होता है, मार्शल प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड चेंज इन वाई एम डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई क्या होता है हमारा, मार्शल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट्स। तो ये हमारा जो कॉन्फिशिएंट है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एफ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एम पी एस प्लस में एम पी एम, जहाँ पे ये एम पी एस तो हमारी होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट्स। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है जो हमारी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो हमारी इम्पोर्ट्स रहती है उसके ऊपर। अगर जितनी इन दोनों की वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। अब इस थ्योरी के कुछ बेसिक अजम्पशंस थे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट के। तो अजम्पशंस है इसके कुछ कि फुल एम्प्लॉयमेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट, जो मार्केट है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ ए कंडीशन कि जब लोग विलिंग है, काम करना चाह रहे हैं और उन्हें काम भी मिल रहा है, और सारे के सारे वर्कर जिनको काम चाहिए वो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, और जो हमारी जो उनकी प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो काम करना भी चाह रहे हैं, उन्हें काम मिल भी रहा है, तो वो लोग क्या होंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट उसे माना जाता है। तो ये कंडीशन अजम्पशन इन्होंने अज्यूम किया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है डोमेस्टिक इकोनॉमी में होगी। दूसरा है डायरेक्ट लिंक बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन कंट्री इन एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गुड्स। तो डायरेक्ट लिंक रहेगा डोमेस्टिक और फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में, इम्पोर्टर एक्सपोर्ट करने के बीच में गुड और सर्विसेज को लेकर। द कंट्री इज स्मॉल विद नो फॉरेन रिपल्सन इफेक्ट। इसका बैकवॉश इफेक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। जो इसमें करंट हम बात कर रहे हैं वो स्मॉल कंट्री के केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे बैकवॉश इफेक्ट हमारा नहीं है। इट इज़ ऑन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो एक्सचेंज रेट है वो हमारी फिक्स रहेगी। मल्टीप्लायर इज़ बेस्ड ऑन द इंस्टेंशन प्रोसेस विदाउट टाइम लैग, मतलब कि जो टाइम लैग होगा वो नहीं रहेगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस की बात करते हैं इसके अंदर कि मल्टीप्लायर के बीच में टाइम लैग नहीं होगा। नो एक्सेलरेटर, इन्होंने एक्सेलरेटर को भी इग्नोर किया था। नो टैरिफ एंड बैरियर एंड एक्सचेंज कंट्रोल, तो टैरिफ और बैरियर्स हैं वो नहीं होंगे इकोनॉमी के अंदर। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको भी इन्होंने कांस्टेंट अज्यूम किया था। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन की अब हम बात करेंगे। सपोज इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम, फर्स्ट हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम के केस की बात कर रहे हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। SY यहाँ पे OX एक्सिस पे हमारी नेशनल इनकम है, और OY एक्सिस पे हमारा सेविंग
एक्सपोर्ट फंक्शन, इंपोर्ट फंक्शन और इन्वेस्टमेंट की फंक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो एस वाई है हमारा सेविंग फंक्शन और आई डी है वो हमारी क्या है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। और जो तो यहाँ पे जो हमारा एस वाई फंक्शन है वो सेविंग फंक्शन है। एंड एस प्लस में जो आई टी है वो हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। यहाँ पे हमने बात की है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को हमने क्या करा है, अज्यूम करा है कांस्टेंट रहेगी। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ है। अब अज्यूम किया है इन्होंने जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फंक्शन को भी आगे इन्होंने इंक्लूड करा है। तो एस प्लस में एम वाई है वो हमारा फंक्शन रहेगा सेविंग प्लस में इम्पोर्ट फंक्शन। एंड जो आई डी प्लस में एक्स है वो हमारा है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस में एक्सपोर्ट फंक्शन। या इम्पोर्ट को सेविंग के साथ और एक्सपोर्ट को हमने इन्वेस्टमेंट के साथ लिया है। तो विदाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फंक्शन हमारी सेविंग ये थी एंड देन इन्वेस्टमेंट ये थी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे तो ये वो यहाँ थी। लेकिन जब हमने एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को इसमें इंक्लूड करा तो जब एक्सपोर्ट बढ़ गए तो एक्सपोर्ट जो ये कर्व है इन्वेस्टमेंट प्लस में एक्सपोर्ट का वो हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। वो हमारा जो आएगा वो कर्व आएगा ये वाला आई डी प्लस में एक्स। और जो हमारा सेविंग प्लस में हमारे जो क्या है इंपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, सेविंग प्लस इंपोर्ट फंक्शन है वो हमारा ये होगा। और जहाँ ये दोनों एक आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी वह हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो यहाँ ये बात करता है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा जहाँ पर हमारी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के इक्वल होगी और जो एक्सपोर्ट है वो हमारे इंपोर्ट्स के इक्वल रहेंगे। देन हम बात करेंगे इसमें चेंजेस की। दूसरी फिगर के ऊपर हम फोकस करेंगे। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट है किसी कंट्री में इंक्रीज़ हो जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी। सेकंड कंडीशन है जब एक्सपोर्ट में इंक्रीमेंट हो जाता है। हमारा फर्स्ट था सेविंग फंक्शन हमारा था एस वाई, आई डी हमारा था इन्वेस्टमेंट फंक्शन। देन हमारा आई डी प्लस में एक्स जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस में हमारा था एक्सपोर्ट फंक्शन वो हमारा ये है। एंड जो सेविंग प्लस में इंपोर्ट फंक्शन है वो हमारा एस प्लस में एम इज इक्वल टू एस प्लस में एम बाई फंक्शन है वो हमारा ये कर्व है। देन जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वो हमारी इस पॉइंट पे थी। पर अब हम बात कर रहे हैं कि इंक्रीज़ हो गया है हमारे एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएंगी तो हमारा कर्व है जो आई डी प्लस में एक्स है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो हमारा जो फंक्शन है जो न्यू कर्व निकल के आएगा हमारा जो वो होगा आई डी प्लस में एक्स वन। तो आई डी प्लस में x1 है वो इंक्रीज़ एक्सपोर्ट इंक्रीमेंट को शो करता है। एंड ये कहता है कि नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हमारा जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो जो इन्वेस्टमेंट प्लस में एक्सपोर्ट फंक्शन है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है सेविंग के इक्वल होगी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इक्वल होंगे वह हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 निकल के आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि पहले हमारी इनकम थी, नेशनल इनकम थी OY, जो इंक्रीज़ होके OY1 हो गई है एक्सपोर्ट के इंक्रीज़ होने से। देन हम बात करेंगे थर्ड फिगर की। अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाते हैं, एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएंगे तो आई डी प्लस में हमारा एक्स है प्लस एक्स है वो हमारा इनिशियल फंक्शन था इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस में एक्सपोर्ट का। और हमारा एस वाई है वो सेविंग फंक्शन है, आई डी है हमारा डिमांड वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग प्लस में इम्पोर्ट फंक्शन बाय हमारे ये है। अब जब एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हो गए, एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गए तो हमारा जो कर्व है ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था E, तो अब ये कर्व शिफ्ट होगा नीचे। तो जहाँ ये दोनों इन्वेस्टमेंट प्लस में एक्सपोर्ट फंक्शन सेविंग प्लस में इंपोर्ट फंक्शन को इंटरसेक्ट करेगा वह हमारा इक्विलिब्रियम होगा E1 पॉइंट पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि OY हमारी नेशनल इनकम थी पहले और जो कि अब डिक्रीज़ होके कितनी हो गई है OY1। तो इससे ये शो करता है कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट के इंक्रीज़ होने से हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है और जो एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस होने से हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम डिक्रीज़ हो रही है। देन हम बात कर रहे हैं फॉरेन रिपरकशन और बैकवॉश इफेक्ट। कंट्री आर लिंक टू ईच अदर, जो कंट्री है वो इनडायरेक्टली है या डायरेक्ट एक दूसरे से लिंक करती हैं। एक कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट
Country are linked to each other indirectly also. A country export and import affect the national income of the other country which affect the foreign trade and national income of first country. ये कहना चाह रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं इनडायरेक्टली. तो एक कंट्री है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे कंट्री के नेशनल इनकम पे भी आता है. अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तो वो किसी दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करेगी ना, और वहाँ के लोग डिमांड जनरेट कर रहे हैं और वहाँ के लोग हमारी कंट्री से या फिर किसी दूसरी कंट्री से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की एक्टिविटीज़ करेंगे. इससे क्या होगा, उस कंट्री की नेशनल इनकम पे भी इफ़ेक्ट आएगा. तो इस तरह से ही जो कंट्री का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो एक दूसरे कंट्री की नेशनल इनकम को इफ़ेक्ट करते हैं. which affect the foreign trade and the national income of first country. This is known as foreign repulsion और backwash effect. ठीक है, तो इसको ही हम backwash effect के नाम से जानते हैं. Smaller the country is in relation to other trading partner, negligible is the foreign repulsion. ये कहता है कि जितने ज़्यादा कंट्री का साइज़ है वो छोटा होगा, जितनी ज़्यादा स्मॉलर कंट्री होगी उतना ही ज़्यादा बैकवॉश इफ़ेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, उतना ही बैकवॉश इफ़ेक्ट है वो कम होता चला जाएगा. और जितनी ज़्यादा बड़ी कंट्री होगी, जितनी ज़्यादा लार्ज कंट्री के केस की हम बात करेंगे तो बैकवॉश इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाता है. तो इसमें हमने इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करी है कि लेट अज्यूम दैट देयर आर टू लार्ज कंट्री ए एंड बी. यहाँ हम दो लार्ज कंट्री के केसेस की बात करेंगे, कंट्री ए एंड कंट्री बी. कंट्री ए है वो हमारी क्या है, इम्पोर्ट कर रही है फर्स्ट, एंड बी कंट्री है वो एक्सपोर्ट कर रही है. एंड इंक्रीज इन एज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट विल कॉज ए मल्टीप्लायर इंक्रीज इन इनकम. तो यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे काम करता है. फर्स्ट ए कंट्री है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उसमें इंक्रीज़ कर दी. उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो वहाँ के लोगों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम जनरेट होगी. अगर इनकम जनरेट होगी तो वो लोग हैं वो इम्पोर्ट्स की डिमांड करना शुरू कर देंगे. अब जब वो लोग इम्पोर्ट्स की डिमांड करेंगे तो वो इम्पोर्ट भी किसी दूसरी कंट्री से ही करेंगे ना. तो जब इम्पोर्ट्स करेंगे तो दूसरी कंट्री के एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे, और दूसरी कंट्री के एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उस कंट्री में इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि वहाँ की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लोगों की इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी. इससे क्या होगा, उनकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, और नेशनल इनकम बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी. परचेसिंग पावर जैसे ही बढ़ेगी लोग क्या कर देंगे, फिर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे. और जैसे ही वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो दूसरी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे देन अगेन इनकम इंक्रीज़ होगी, और देन वो इनकम इंक्रीज़ होने से फिर वो अगेन इंपोर्ट्स की डिमांड इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे गुड्स दूसरी कंट्री से. एंड बी कंट्री से है वो इंपोर्ट करेंगे. जब दो कंट्री आपस में हम यहाँ सिर्फ दो कंट्री का केस ले रहे हैं, तो दूसरी कंट्री से वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे. और इससे क्या है, फिर बी कंट्री के एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएंगे, फिर उनकी इनकम बढ़ेगी, फिर देन वो अगेन क्या होगा, उनके भी जो इम्पोर्ट हैं वो इम्पोर्ट की डिमांड करना शुरू कर देंगे. और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा. और ये इसी चीज़ को शो करता है कि ये बैकवॉश इफेक्ट है. मल्टीपल जैसे ही एक टाइम इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है, उसी की वजह से मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ होता है उसमें इनकम में, नेशनल इनकम में. और एक कंट्री की इनकम है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, वो दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम को इफ़ेक्ट करते हैं. इसे ही बैकवॉश इफेक्ट बोला जाता है. जो फॉर्मूला है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बैकवॉश इफेक्ट का, वो कुछ इस तरह से है. कंट्री ए के रिस्पेक्ट की हम बात करेंगे तो KF = 1 प्लस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू imports of country B divided by MPS marginal propensity to save of country B divided by MPS marginal propensity to save of A plus में marginal propensity to imports of A plus marginal propensity to imports of B and into marginal propensity to save of A country divided by marginal propensity to save of country B. तो
इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हमने अभी बैकवॉश इफ़ेक्ट पढ़ा कि ये है जो बैकवॉश इफ़ेक्ट है वो 2 कंट्री से ज़्यादा के केस में इफ़ेक्टिव नहीं होता। कि हो सकता है कि जो 2 कंट्रीज़ हैं एक्सपोर्ट कर रही हैं, एक कंट्री ने अगर मान लो कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, एक कंट्री है वो क्या कर रही है, उसकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होगी, तो उससे क्या होगा, उसकी इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो इम्पोर्ट्स की डिमांड करना शुरू कर देगी। इम्पोर्ट्स को हमने यहाँ पे एम से शो करा है, तो इम्पोर्ट्स है वो किसी भी कंट्री के इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो बी कंट्री से ही इम्पोर्ट्स की डिमांड करे। जितना ज़रूरी नहीं है वो सारे इम्पोर्ट्स ही वो करें, वो बी कंट्री से ही करें। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा कंट्री के केस में बैकवॉश इफ़ेक्ट को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने 2 कंट्री के केसेस की बात करी है बैकवॉश इफ़ेक्ट को समझाने के लिए। इससे कुछ और भी ड्रॉबैक्स हैं। जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट। जो इन्होंने एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करी थी उनको इन्होंने इंडिपेंडेंट एज्यूम करा था, बट ये जो फंक्शंस है वो कहीं ना कहीं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी इन्फ्लुएंस होती है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारी इम्पोर्ट्स करते हैं किसी भी गुड एंड सर्विसेज का किसी दूसरी कंट्री से, तो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी ये डिपेंड करता है कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड कैसी है, प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है। तो एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट है वो नो इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ये इसका फर्स्ट क्रिटिसिज्म है। इट इज़ अज्यूम दैट द जो कंटिन्यूस प्रोसेस की इन्होंने बात करी थी, वेयर एज इट सप्लाइज द फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट को शो करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द नो लैग इन इज़ अनरियलिस्टिक। जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट की इन्होंने बात करी थी, इन्होंने अज्यूम किया था कि जो इकॉनमी है, जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है वो विदाउट लैग काम करेगा। जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है उसमें कोई लैग नहीं होगा कि अगर इस करंट टाइम पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से जो इनकम है, नेशनल इनकम में चेंजेस आएगा वो इसी टाइम पीरियड में आ जाएगा। टाइम लैग की इन्होंने बात नहीं की थी। फुल एम्प्लॉयमेंट है वो भी एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, क्योंकि इकॉनमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो पाना पॉसिबल नहीं है। ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, नॉट एप्लीकेबल टू द मोर देन द 2 कंट्री। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि 2 से ज़्यादा की कंट्री के केसेस में ये काम नहीं करता। इग्नोर और नेगलेक्ट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, इन्होंने क्या बोला था कि नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं या टैरिफ बैरियर्स हैं, इन्होंने उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया। इन्होंने उनको इग्नोर किया था टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर के केस को। नेगलेक्ट मोनेटरी एंड फिजिकल मेजर, मोनेटरी और फिजिकल मेजर को भी इन्होंने फोकस नहीं करा। नोट अकाउंटिंग द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन, इन्होंने एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस आते हैं इन्होंने अज्यूम किया था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगी, बट यहाँ जो इफ़ेक्ट है एक्सचेंज रेट का उन्होंने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। और इन्फ्लेशन रेट में भी बहुत चेंजेस आते रहते हैं जिसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की थी। कंक्लूज़न जो है हमारा इस पूरी थ्योरी का, जो हमने ये टॉपिक पढ़ा उसका ये है कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है वो इम्पोर्टेंट टूल है अंडरस्टैंड करने का कि द फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझने में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल का काम करता है। देयर अदर अप्रोप्रिएट रिलेटेड टू इन सच एन इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इसके अलावा कुछ और भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं इससे, जो कि हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, ट्रेड थ्योरी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है एंड एक्सचेंज रेट थ्योरी है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो, बट इस अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू गाइस। हाँ गाइस, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, और अगर आपको किसी भी इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप सब मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। मैं इसके लिए आपके लिए एक और अलग से वीडियो भी बना के डाल दूँगी, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।